अरमान, दिल छू लेने वाली कहानी। रोमा रोमा, कहाँ हो? हाँ आई। कब से आवाज़ लगा रहा हूँ, क्या कर रही थी? अमन, मैं फॉर्म भर रही थी। आज लास्ट डेट है ना फॉर्म भरने की, तो आवाज़ पर ध्यान नहीं आया। अमन ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा तो रोज का यही नाटक हो गया है। रोमा, हुआ क्या? अमन, ये बताओ। अमन ने गुस्से में कहा, हुआ क्या? जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। रोमा ने पूछा, नहीं अमन, सच मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा दिया और आप लोगों को आवाज़ देकर मैं किचन में चाय बनाने के लिए चली आई। चाय बनाते बनाते फॉर्म भी भर रही थी। लेकिन बताइए तो हुआ क्या? रोमा मन ही मन ये सोचकर घबराने लगी कि कहीं मम्मी जी ने फिर तो कोई शिकायत नहीं कर दी अमन से। अमन ने रोमा से कहा कि तुम चाहती क्या हो, ये बता दो। क्या तुमसे शादी करके मैंने गलती की या अपने माता पिता को अपने साथ यहाँ लेकर आया, ये गलती की? रोमा ने कहा कि अमन, फालतू की बातें मत करो। मैंने कब कहा? सब कहा नहीं तो क्या है ये? अमन ने टेबल पर लगे नाश्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम खाकर दिखाओ इसे। टेबल पर रखे नाश्ते को चखते ही रोमा के मुंह का स्वाद बिगड़ गया और बोली, सॉरी सॉरी, जल्दी जल्दी में नमक डालना भूल गई। वह पापा के लिए बिना नमक वाला निकालना पड़ता है, इसलिए लगता है निकालने के बाद सब लोगों के लिए नमक डालना भूल गई। अभी लाती हूँ, रहने दो, तुम ही खाओ, अब मुझे देर हो रही है। अमन, चाय तो पीकर जाइए, बन गई है, मैं अभी लाकर देती हूँ। रोमा तुरंत किचन की तरफ भागी कि जल्दी से चाय लेकर आऊँ। रोमा जब तक चाय लेकर आई, अमन जा चुका था। मम्मी जी, अमन चले गए क्या? हाँ चला गया, अब तुम मज़े से चाय नाश्ता करो। वह बेचारा दिन भर भूखा ऑफिस में सर खपाए और यह महारानी ढंग से चाय नाश्ता भी नहीं करवा सकती पति को। जब देखो फ़ोन में घुसी रहती हैं, कान में हेडफोन लगाकर ना जाने क्या क्या करती हैं। आजकल की लड़कियों को तो शादी का मतलब ही नहीं पता, बस पति बेचारा दिन भर खटकता रहे और यह आराम से घर में पैर फैलाती सोती रहे और फालतू के पैसे उड़ाती रहे। खुद पैसे कमाने हो तो समझ आए। रोज का नाटक है इनका, कभी नमक नहीं, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी मिर्च ज़्यादा हो जाती है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। अगर तुम्हारा मन नहीं लगता खाना बनाने में तो बता दो, मैं इतनी बूढ़ी नहीं हूँ कि अपने बेटे को ठीक से 2 रोटी भी ना बनाकर खिला सकूँ। जब से हम लोग आए हुए हैं देख रही हूँ कि शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब अमन नाश्ता करके खुशी खुशी ऑफिस गया हो। पता नहीं क्या देखकर अमन ने तुमसे शादी की, ना खाना बनाने का गुण, ना पहनने ओढ़ने का। बेटे की ममता में मैंने भी हाँ कर दी। हटाओ ये सब, ले जाओ, खाओ खूब पेट भर के। पूर्णिमा जी की बातों को सुनकर रोमा रोती हुई किचन में चली गई और कामों में लग गई। यह पूर्णिमा जी हैं, अमन की माँ, जो अभी गांव से शहर आई हैं अपने बेटे के साथ रहने के लिए। उनके पति यानी अमन के पिताजी एक अध्यापक थे गांव के स्कूल में, अब रिटायर हो गए हैं और काफ़ी बीमार भी रहने लगे थे। वहाँ गांव में उनका ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा था, इसलिए अमन उन लोगों को अपने साथ ले आया। पूर्णिमा जी जब से आई हैं तब से अमन के कान ही भरती रहती हैं, छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर उसे बताती है। रोमा की गलती ना होने पर भी वह अमन के सामने उसे दोषी बना देती हैं, क्योंकि वह रोमा को पसंद नहीं करती। वह अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती हैं अपनी पसंद से, जहां जी भरकर अपने अरमान पूरे कर सके और खूब दहेज लेकर सबके सामने अपनी शान बढ़ा सके। रोमा और अमन की शादी को 1 साल होने को है। रोमा और अमन की लव मैरिज है। दोनों एक कॉमन फ्रेंड की शादी में मिले थे, फिर दोस्ती हुई और दोस्ती फिर धीरे धीरे प्यार में बदल गई। अपने प्यार को एक नाम देने के लिए दोनों ने शादी का फैसला किया। दोनों ने ही अपने अपने परिवार से बात की, दोनों ही परिवारों ने मना कर दिया, लेकिन रोमा और अमन की जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा और दोनों की शादी हो गई। रोमा को शादी के पहले घर का कोई काम नहीं आता था, खाना बनाना भी नहीं आता था, लेकिन शादी के बाद वह धीरे धीरे सब सीखने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा बहुत ही इस नए जीवन में एडजस्ट कर पाई थी
कि रोमा के सास ससुर गांव से यहाँ उन लोगों के साथ रहने आ गए। पूर्णिमा जी को तो रोमा वैसे भी पसंद नहीं थी। रोज सुबह होते ही पूर्णिमा जी के चीखने चिल्लाने का दौर शुरू होता तो रात के सोने तक चलता। रोमा ने शादी से पहले ही अमन को बताया था कि वे शादी के बाद भी पढ़ाई करना चाहती है और कुछ बनकर देश की सेवा करना चाहती है। अमन रोमा की इस बात को मान गया और रोमा को पढ़ाई से कभी रोक नहीं। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलाव अमन के अंदर रोमा ने महसूस किए। उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन दिखने लगा। अमन अब पहले की तरह सपोर्ट भी नहीं करता। रोमा घर का सब काम खत्म करके अपने कमरे में गई कि थोड़ी देर कुछ पढ़ लूं। तभी पूर्णिमा जी की आवाज़ आई जो दरवाजे पर खड़ी थी। पूर्णिमा जी ने रोमा को आवाज़ लगाई, बहू। रोमा ने कहा, जी मम्मी जी। बहू, ये क्या तुम फिर से फ़ोन और इस लैपटॉप में लग गई? तुम्हें याद नहीं है क्या आज जीजी आने वाली हैं अपने पूरे परिवार के साथ? मैंने तुम्हें बताया था ना कल ही, और तुमने अभी तक कुछ चाय नाश्ते का प्रबंध नहीं किया है। रसोई तो खाली है, क्या बाहर का नाश्ता खिलाओगी जीजी को? 5 बजे तक पहुंच जाएंगे वो लोग, और तुम अभी ना तो तैयार हुई हो और ना ही उनके स्वागत सत्कार की कोई तैयारी की है। रोमा ने कहा, मम्मी जी, मैं तो सच में ही भूल गई थी बुआ जी के आने के बारे में। माफ़ कर दीजिए, मैं अभी सब तैयार कर लेती हूँ। पूर्णिमा जी ने रोमा से कहा, और हाँ, ये सलवार सूट नहीं चलेगा। जब तक जीजी हैं तब तक घर की बहू की तरह साड़ी पहनना, और जेवर जो शादी में दिए थे वे तुम्हारे पास ही हैं ना कि मायके में दान कर दिए? मेरे पास ही है मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? पूर्णिमा जी ने कहा, ठीक है, तो वह भी पहन लेना, समझ गई? नहीं तो जीजी सोचेंगी कि हमने तुम्हें कुछ दिया ही नहीं। रोमा बोली कि लेकिन मम्मी जी, मैं साड़ी पहनकर काम नहीं कर पाती हूँ। पूर्णिमा जी ने गुस्से में कहा, वे सब मुझे नहीं पता, पहनना है मतलब पहनना है। इतना कहकर वे बड़बड़ाते हुए नीचे चली गईं। रोमा के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वे सब कुछ छोड़कर किचन की तरफ भागी और जल्दी जल्दी नाश्ते की तैयारी में लग गई। पहले नाश्ता बना लूँ, फिर तैयार हो जाऊंगी। रोमा भी नाश्ता बना ही रही थी कि दरवाजे पर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। उसने किचन से बाहर आकर देखा, बुआ अपने पूरे परिवार के साथ आ गई थी और साथ में शायद अपनी नई बहू को भी लेके आई थी, जिसकी अभी 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। रोमा जल्दी से वापस आकर नाश्ते की तैयारी में लग गई और गैस पर चाय रख दी बनाने को। तभी पूर्णिमा जी की आवाज़ आई, बहू कहाँ हो, इधर आओ, बुआ आ गई हैं। रोमा किचन से बाहर आई। उसे देखकर पूर्णिमा जी गुस्से से लाल हो गई, लेकिन मेहमानों के सामने कुछ कह नहीं पाई। रोमा ने बुआ के पैर छुए और सबको प्रणाम कर सबसे हालचाल पूछने लगी। तभी पूर्णिमा जी बोली, बातें ही करती रहोगी या फिर जीजी के चाय नाश्ता भी करवाओगी? जी अभी लाई। रोमा किचन में चाय नाश्ता लेने चली गई। भाभी, ये तुम्हारी बहू कैसी रहती है? और ये क्या नया फैशन शुरू किया है तुम लोगों ने बहू का सूट पहनने का? न साड़ी, न जेवर, न हाथ भर चूड़ियाँ, न माथे पर बिंदी, न सर पर पल्लू, ये सब क्या है? हाँ भाई, तुम लोग तो नए ज़माने की हो, इसलिए बेटे ने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो बहू तो अपनी मर्जी चलाएगी। मेरी बहू को देखो कैसे सुंदर गुड़िया जैसी लग रही है, और तुम्हारी बहू को देखो। नहीं जीजी, बहू ज़रा कामों में व्यस्त थी तो तैयार होने का समय नहीं मिल पाया होगा। भाभी, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे वैसा करो, हमें क्या। हमारा काम था तुमको समझाना, सो कह दिया। गीत और गौरी कहाँ है? वह भी तो आने वाली थी, बड़े दिन हो गए उन लोगों को भी देखे हुए। अमन की शादी में तो आना हुआ नहीं, इसलिए दोनों बच्चियों को भी नहीं देख पाई। चलो आ रही हैं तो उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा है सारा परिवार एक साथ इकट्ठा होकर 2-4 दिन हंसी मजाक कर ले तो अच्छा रहेगा, मन अच्छा हो जाता है। हाँ जीजी, वे दोनों 2 दिनों के बाद आने वाली हैं। अच्छा चलिए, आप चेंज करके थोड़ा आराम कर लीजिए, सफ़र से थकान हो गई होगी। पूर्णिमा जी अपनी ननंद यानी अमन की बुआ को रूम में पहुंचाकर आग बबूला होते हुए सीधे रोमा के पास पहुंची और गुस्से में आंखें दिखाते हुए बोली कि तुमसे मैंने पहले ही कहा था कि
ये सब कपड़े बदल कर साड़ी पहन लो। फिर क्यों नहीं बदली तुमने? मेरी बेइज्जती कराने की कसम खा रखी है क्या? जाओ जाकर बदलो। जब जीजी चली जाए तो जो चाहे पहनना, क्योंकि हमारी तो वैसे भी तुम्हारी नज़र में कोई इज्जत नहीं है। अभी तक रसोई साफ नहीं की तुमने, तो रात के खाने का इंतज़ाम कब करोगी? रात के खाने में 2-3 सब्जियां, पूरी, पुलाव, चटनी ये सब बनानी है, समझी? जाओ जाकर ये सब बदलो। मेरा मुंह ही देखती रहोगी महारानी, या हाथ पर पैर भी चलाओगी? पूर्णिमा जी की कड़वे बातें सुनकर रोमा आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली गई। साड़ी और गहने पहनने की रोमा को आदत नहीं थी, इसलिए वह ये सब पहनकर काम भी नहीं कर पा रही थी। घर में मेहमानों के सामने वे घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए किसी तरह कामों में लगी रही। अमन के ऑफिस से आने के बाद सभी खाना खाने बैठे। रोमा ने सबकी प्लेट लगाई और गरम पूरी लेने के लिए रसोई में चली गई। भाभी, अगर मेरे आने से तुम्हें तकलीफ थी तो पहले ही बता देती, हम लोग नहीं आते। मेरे बेटे बहू के सामने मेरी इस तरह बेइज्जत करने की क्या ज़रूरत थी? जीजी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं भला ऐसा क्यों कहूँगी और ऐसा क्यों चाहूँगी? आप ही बताइए, कभी मैंने आपका स्वागत सत्कार में कोई कमी छोड़ी है क्या? अच्छा, तो ये क्या है? खा कर देखो इसे। शाम को भी वही हाल था, तुम्हें तो पता है मुझे मीठी चाय अच्छी लगती है। चलो, उसके लिए नहीं कहती हूँ, हो सकता है तुमने बहू को बताया ना हो, लेकिन अब ये बेस्वाद खाना मुझे नहीं खाया जाता। अपने बेटे बहू के सामने मैं तुम्हारे खाने की कितनी तारीफ़ किया करती थी, और तुमने ये खाना खिलाकर उनके सामने मेरा सर ही झुका दिया। पूर्णिमा जी ने और अमन ने उनकी प्लेट से खाना चखा और उनका भी मूड बिगड़ गया। पूर्णिमा जी का गुस्सा फूट पड़ा। अमन पर चिल्लाते हुए बोली, बस यही बचा था, आज तूने वह भी सुनवा दिया। अब मैं और इस घर में अपनी बेइज्जती करवाने के लिए नहीं रह सकती। तभी रोमा वहाँ हाथ में पूड़ियाँ लेकर आई। कुछ बोलने ही वाली थी कि अमन ने एक जोरदार थप्पड़ रोमा के गालों पर जड़ दिया। उस थप्पड़ की गूंज से पूरा घर में सन्नाटा छा गया। रोमा, तुम मेरे माता पिता से नफरत करती हो, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन उनको घर से निकालने के लिए इस हद तक गिर जाओगी ये नहीं सोचा था। तुम्हें कभी भी किसी चीज़ से रोका नहीं, तुम्हें हर सुख सुविधा दी, कभी तुमसे किसी चीज़ का हिसाब नहीं लिया, और तुम घर में आए मेहमानों को 2 वक्त खाना से ठीक से खाना नहीं खिला पाई। तुमसे ये छोटा सा घर भी नहीं संभाला जाता, चुटकी भर नमक नहीं संभाल पाती और देश संभालने के सपने देखती हो। जब से तुमसे शादी किया है, घर के खाने में भी अच्छा स्वाद होता है, मैं तो भूल गया हूँ। ये बेस्वाद खाना बनाकर दिन भर तुम अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पर लगी रहती हो और मेरे आने पर दिखाती हो कि बहुत थक गई हो, जैसे ना जाने कौन सा पहाड़ तोड़ रही हो। इस सब वजह से लोग बोलते हैं लव मैरिज नहीं करना चाहिए, ना संस्कार ना मर्यादा। अगर तुम मेरा घर नहीं संभाल सकती, मेरे माता पिता की सेवा नहीं कर सकती, तो अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मैं भी तुम्हारे रोज रोज के इस नाटक से तंग आ गया हूँ। रोमा के सब्र का बांध अब टूट गया था। रोज रोज सास के ताने और बातें सुनकर वे चुप रह जाती थी कि घर में शांति बनी रहे, और समय के साथ धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि रिश्तों को बनाने में और सहेजने में समय तो लगता ही है। हो सकता है सासू माँ भी मुझे थोड़े समय बाद समझ सके, लेकिन मेहमानों के सामने अमन ने जो थप्पड़ उसके गाल पर लगाया, आज उसे रोमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और बोली, अमन, शादी कोई खेल नहीं जो जब चाहा खेल लिया और जब चाहा उसे ख़त्म कर दिया। अक्सर अक्सर तो मम्मी जी की बातों में आकर मुझ पर हाथ उठाते हो, लेकिन बस अब बहुत हो गया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रेम का मतलब तुम क्या समझोगे? क्योंकि मुझे तो आज इस बात का यकीन हो गया कि तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं आकर्षण था, क्योंकि जिससे प्रेम होता है उसका क्रोध, घृणा, कटु वचन, उसकी गलतियाँ, उसकी कमियाँ, इन सब के साथ उसको स्वीकार करना पड़ता है, जैसे कि मैंने किया, तुमने नहीं। प्यार हो तो ये सब भी अच्छा लगता है। प्यार इंसान को सहनशील बनाता है। केवल वही ये कर सकता है जिसने सच में प्रेम किया हो। केवल आकर्षण को प्रेम का नाम देने वाले प्रेम किसे कहते हैं उसे क्या पता।
तुम कहते हो ना मुझ में ना संस्कार है ना मर्यादा, तो तुमने कौन सा संस्कारों का अच्छा उदाहरण दिया। हर रोज़ दूसरों की बातों में आकर बिना सच को जाने मुझे दोषी बनाना, लोगों के सामने अपनी पत्नी पर हाथ उठाना, ये कहाँ का संस्कार और मर्यादा है। कहते हैं बहू गृह स्वामिनी होती है और उसे एक सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं देते हैं। गृह स्वामिनी तो कहते हो, लेकिन तुम लोग उसे घर से निकालने की धमकी देते हो। ये कैसी गृह स्वामिनी है जिसका कोई घर ही नहीं। ऐसी गृह स्वामिनी होने से अच्छा है वह एक इंसान ही रहे जिसका कोई अपना घर तो हो। उसकी जरा सी गलती हो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसे घर से ही बेघर कर देते हो। तुम लोगों के सम्मान की खातिर दिन रात चूल्हे में जलती रहती है, कोई विरोध नहीं करती। इसके लिए उसे मिलता क्या है? अपमान। वही वह अपना अधिकार न मांग ले, इस डर से तुम जैसे लोगों ने स्त्री को अन्नपूर्णा बना दिया। कैसी अन्नपूर्णा, कैसी देवी जिसके खाने पर भी रोक टोक हो। उसकी छोटी छोटी गलतियों को इतना बड़ा बना दिया कि वह खुद से भी नजरें ना मिला सके। वे हमेशा अपने आप को ही दोषी मानती रहे और किसी भी अन्य का विरोध ना कर सके, अपना अधिकार ना पा सके, अपना सम्मान ना हासिल कर सके। तुम कहते हो चुटकी भर नमक नहीं संभाल पाती, उसके सपने देश संभालने के हैं। हाँ, है मेरा सपना कुछ करने का, अपना वजूद बनाने का, अपने हिस्से का सम्मान पाने का, और मैं अपने सपने को ज़रूर पूरा करूँगी। अमन, पति को परमेश्वर का दर्जा देने से वह परमेश्वर नहीं बन जाता। परमेश्वर को कम से कम सही गलत का पता तो होता है। कोई भी फैसला सुनने या किसी को कुछ कहने से पहले उसकी बातों को ज़रूर सुन लेना चाहिए। ये प्लेट मैंने पापा जी के लिए लगाई थी, जिसमें गलती से बुआ जी ने खाना खा लिया। पापा जी रोज़ इसी कुर्सी पर बैठते हैं, इसलिए मैंने उनकी प्लेट इधर ही लगा दी और पूरी लेने चली गई। बाकी सबके खाने में नमक बराबर डला है, लेकिन लगता है कि हमारे रिश्ते में प्यार रूपी नमक ख़त्म हो गया है, इसलिए ये बेस्वाद हो गया है। और जिस रिश्ते में विश्वास ना हो उसे निभाते रहने का कोई फ़ायदा नहीं। मेरे माता पिता ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अपना जीवन सम्मानपूर्वक जी सकूं और अपने सपने को भी पूरा कर सकूं। मैं तुम्हारे इस घर को छोड़कर जा रही हूं, क्योंकि मैं अब और अपने आप को नीचे नहीं गिरा सकती। शाबाश बहू, आज तुमने इन लोगों को उनका असली चेहरा दिखा दिया। मैं तो कब से चाहता था कि बोलो, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते मेरा ये कर्तव्य था कि तुम अपने अधिकार को पहचानो, इसलिए मैंने भी इस मामले में बोलने की जल्दबाजी नहीं दिखाई। और हाँ, अपने साथ मेरा भी सामान पैक कर लो, क्योंकि जहाँ मेरी बेटी की इज्जत नहीं, वहाँ एक पिता कैसे रह सकता है। मेरे लिए तो इस घर का पानी भी हराम है। चलो हम अपने घर चलते हैं और तुम्हारे उस अधूरे सपने को पंख लगाते हैं जिसे तुम इन जैसे घटिया लोगों के लिए बलिदान करना चाहती थी। अमन, आकर्षण और प्रेम में फर्क होता है, ये समझने के लिए मैं सदा तुम्हारी आभारी रहूंगी। और हाँ अमन, यदि बार बार अपमानित होकर भी आपसे कोई जुड़े रहने की कोशिश करे तो इसका मतलब ये नहीं कि वह निर्लज्ज है। हो सकता है उसके जीवन में आपका स्थान उसके लिए उससे अधिक हो। इतना कहकर रोमा और अमन के पिताजी वहाँ से चले गए एक नई सुबह को देखने के लिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।